Hello everyone, welcome to my YouTube channel The Legal Lady and I am प्रीति सांगवान। हम कर रहे हैं बीएनएस की लेक्चर सीरीज और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है, मर्डर क्या होता है। दोनों के बीच में दोनों को कनेक्ट करके हमने कैसे पढ़ना है। हमने पढ़ा कि आर वर्सेस गोविंदा में लॉर्ड मेलविल ने एक हमें रिलेशनशिप समझाया हुआ है कि फर्स्ट क्लोज को फर्स्ट के साथ पढ़ना है, सेकंड को सेकंड एंड थर्ड ऑफ मर्डर के साथ पढ़ना है और थर्ड क्लोज ऑफ कल्पेबल होमिसाइड को हमने फोर्थ क्लोज ऑफ मर्डर के साथ पढ़ना है। दूसरा एक बार बार जो मैंने मिस्टेक की वो किया कि मैंने सेक्शन 99 में कल्पेबल होमिसाइड बताया। दैट वाज एक्चुअल इन मिस्टेक। ये क्यों हो रहा था, क्योंकि हमने सेक्शन 299 और 300 मर्डर पढ़ा हुआ था पहले। तो एक्चुअल में सेक्शन 100 एंड 101 है। 100 में आपका कल्पेबल होमिसाइड है और 101 में मर्डर रहेगा। ठीक है, तो दोनों की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई थी, साथ में इलस्ट्रेशंस आपने, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि रीड आउट कर ली होंगी। और आज हम पढ़ेंगे जो मर्डर के एक्सेप्शंस जो 5 उसके साथ अटैच्ड हैं उनको शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हमने एक बार कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर पे थोड़ी सी नजर डालनी। देखो, हमने पढ़ा सेक्शन 100 में कि कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है, ठीक है। फिर कल्पेबल होमिसाइड में हमने देखा कि एक्टस रियस डेथ होती है, मेंस रिया जो उसमें 3 मेंशन्ड है वो होती है, ठीक है। सबसे पहले जब भी कोई डेथ होती है, कोई किलिंग होती है किसी भी तरीके से, तो हमने ये चेक करना होता है वेदर इट इज कल्पेबल होमिसाइड और नॉट। अगर वो कल्पेबल होमिसाइड हो जाता है तो ठीक है, हम फिर चेक करेंगे कि वेदर इट इज अमाउंटिंग टू मर्डर ऑल्सो। और अगर वो कल्पेबल होमिसाइड में ही फॉल नहीं करता तो फिर कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। मर्डर में क्या है कि मर्डर में कल्पेबल होमिसाइड तो इंक्लूड रहेगा ही रहेगा, क्योंकि सेक्शन 101 के ओपनिंग वर्ड से क्या है, एक्सेप्ट इन द केसेस हेयरइन आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट क्या है कि पहले वो कल्पेबल होमिसाइड होना चाहिए, फिर उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं। अगर वो प्रूव हो जाते हैं तो कल्पेबल होमिसाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 103 में उसकी पनिशमेंट फॉल करेगी। अदरवाइज वो क्या रहेगा, कल्पेबल होमिसाइड रह जाएगा नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ठीक है। तो पहली चीज कल्पेबल होमिसाइड देखेंगे, फिर हम देखेंगे वेदर इट अमाउंट्स टू मर्डर और वेदर इट इज ओनली कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल वो कल्पेबल होमिसाइड एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट के साथ मर्डर में चला गया, ठीक है, सेक्शन 101 को वो सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे मर्डर की लाइबिलिटीज होने से पहले फिर इसके साथ 5 एक्सेप्शन अटैच्ड है, किसके साथ, सेक्शन 101 के साथ, मर्डर के साथ। और वो एक्सेप्शन जनरल एक्सेप्शंस की तरह नहीं है। जनरल एक्सेप्शंस क्या करते हैं, जनरल एक्सेप्शंस कोई भी केस जो जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर गया उसमें कंप्लीटली एग्जेम्प्ट कर देते हैं। जैसे कि इफ अ डेथ इज कॉज्ड बाय एन एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट इन ए लॉफुल मैनर, ठीक है, तो वहां पे जो लाइबिलिटी है, जो अक्यूज्ड है, जो रॉन्ग डूअर है, उसकी जो लाइबिलिटी है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है, ठीक। उसी तरह से अनसाउंड माइंड के केस में देखा, उसी तरह से आप इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन के केस की बात कर सकते हैं, डोली इनकपेक्स की बात कर सकते हैं। हर एक केस में क्या होता है कि अगर जनरल एक्सेप्शंस में कोई भी ऑफेंस फॉल कर जाता है तो वहां पे जो कंप्लीट जो लाइबिलिटी है वो जीरो हो जाती है, चाहे वो जस्टिफाइड बाय लॉ या फिर मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक फैक्ट वाला हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये सारा का सारा जनरल एक्सेप्शन में हमने पढ़ा। लेकिन यहाँ जो एक्सेप्शंस है, जो मर्डर के साथ 5 एक्सेप्शंस अटैच्ड हैं, ये लाइबिलिटी को जीरो नहीं करते। मर्डर की यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हम चेक करेंगे कि वेदर द एक्ट फॉल्स इनटू एनी ऑफ द एक्सेप्शंस अटैच्ड टू सेक्शन 101। और ये हम खुद से चेक नहीं करेंगे, प्रोसिक्यूशन चेक नहीं करवाएगा, ये चेक करवाएगा डिफेंस। क्योंकि आप बीएसए में पढ़ते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ में कि अगर कोई भी एक्सेप्शंस जो भी पार्टी सीख करना चाहती है तो वो उसी पे बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा कि वो अपना जनरल डिफेंस लेके आएगी, ठीक है। तो प्रोसिक्यूशन का बर्डन क्या था, प्रोसिक्यूशन का बर्डन ये था कि वो कल्पेबल होमिसाइड प्रूव करे, फिर कल्पेबल होमिसाइड से मर्डर में लेके जाए, और बियॉन्ड डाउट ये प्रूव करना होता है क्योंकि क्रिमिनल केस है, ठीक है। तो यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड भी प्रूव हो गया, उसके बाद मर्डर भी प्रूव हो गया। अब जो डिफेंस है, जो अक्यूज्ड है, वो किसी एक्सेप्शन का बेनिफिट उठाना चाह रहा है। अब एक्सेप्शन भी कौन से, अगर वो जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट लेता है तो उसकी लायबिलिटी जीरो हो जाएगी इफ द एक्सेप्शंस आर प्रूव्ड, या फिर इफ एनी वन ऑफ द एक्सेप्शन इज प्रूव्ड। लेकिन वो अगर एक्सेप्शन सीख कर रहा है किसका, सेक्शन 101 के साथ जो 1 to 5 एक्सेप्शन अटैच्ड है उनमें से किसी एक का, तो लायबिलिटी जीरो ना होके क्या हो जाएगी, जो आपका मर्डर था वो वापस किस में चला जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड में चला जाएगा,
क्लियर है? पहले कल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड से फिर एग्रीवेट होकर मर्डर। अगर मर्डर से किसी एक्सेप्शन में मिटिगेट हो जाता है तो फिर वापस किस पे आ जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड पे आ जाएगा, जीरो लाइबिलिटी पे नहीं आएगा। यहाँ के केस की अगर हम बात करें सेक्शन 101 में जो एक्सेप्शन है, अब सेक्शन 101 में कौन से एक्सेप्शन है? सबसे पहला एक्सेप्शन है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। एक कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, या फिर मतलब जो मर्डर है वो वापस से किस में आ जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड में आ जाएगा। कब? इफ द ऑफेंडर, जो ऑफेंडर है, जो रॉन्ग डूअर है, जो अक्यूज्ड है, जिसने मर्डर कोज किया है, इज डिप्राइव्ड ऑफ पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल, अपनी सेल्फ कंट्रोल की पावर खो देता है। क्यों खो देता है? बाय ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। पहली चीज एंड, दोनों ही चीज प्रूव करनी है। पहली चीज, अगर उसने, जैसे कि मान लो ए ने बी के मर्डर कोज किया, अब ए पे प्रोसिक्यूशन ने प्रूव कर दिया कि ए ने मर्डर कोज किया है, और अब वो चाह रहा है, अक्यूज्ड जो है ए, वो ये चाह रहा है कि मुझे एक्सेप्शन 1 का डिफेंस मिले। तो एक्सेप्शन 1 का डिफेंस किस चीज पे बेस्ड है? ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन पे बेस्ड है। तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, ग्रेव का मतलब क्या है? ग्रेव का मतलब है कि जो आपको प्रोवोकेशन जिस चीज से हुई है, वो कोई अब्यूजिव वर्ड हो सकते हैं, वो कोई फैमिली को टारगेटिंग वर्ड्स हो सकते हैं, वो कोई मारपीट भी हो सकती है जिससे आप प्रोवोक हुए, कोई जेस्चर हो सकता है, कोई एक्ट हो सकता है, कोई वर्बल नॉन वर्बल ऐसा कोई अब्यूज हो सकता है। ठीक है? तो ग्रेव का मतलब क्या है? ग्रेव का मतलब है इंटेंसिटी ऑफ दैट एक्ट विच कॉज्ड प्रोवोकेशन टू यू। ठीक है? तो ग्रेव का मतलब है कि आपका जो जिस एक्ट से आप प्रोवोक्ड हुए, जिस एक्ट से वो अक्यूज प्रोवोक होता है, क्या वो इतना ग्रेव था कि यहां तक की प्रोवोकेशन उसको हो सके। यहाँ पे जो टेस्ट होगा वो किस पर्सन का होगा? वो रीजनेबली प्रूडेंट पर्सन का होगा, एक रीजनेबल पर्सन का होगा। अगर कोई पर्सन हाइपर सेंसिटिव है, जो छोटी छोटी बातों पे इतना ज्यादा प्रोवोक हो रहा है, तो वो ये उसको हम ये नहीं कहेंगे कि अगर वो इफेक्ट हो रहा है तो वो ग्रेव प्रोवोकेशन था। हम जब प्रोवोकेशन को चेक करेंगे तो एक रीजनेबल पर्सन के उस पे करेंगे, ऑब्जेक्टिव उसका टेस्ट होगा, और हम देखेंगे कि क्या प्रोवोकेशन इस हद तक ग्रेव था, इस इंटेंसिटी का था कि सामने वाला उससे प्रोवोक्ड होके और मर्डर तक कोज कर दे। दूसरी चीज है सडन प्रोवोकेशन। सडन का मतलब क्या है? सडन का मतलब टाइम, इमीडिएट, यानी जैसे ही प्रोवोकेशन हुआ उसके बाद बहुत कम लैप्स ऑफ टाइम में सामने वाले ने उसको रिवेंज लेने के चक्कर में ये एक्ट कोज किया है। यानी कि प्रोक्सिमिटी ऑफ टाइम यहाँ पे चेक की जाएगी। जितना ज्यादा लैप्स ऑफ टाइम होगा उतना ही सडन वाला जो इंग्रेडिएंट है वो कम होता जाएगा। जितना इमीडिएट अगर प्रोवोकेशन के कॉन्सिक्वेंस में आपने कोई एक्ट किया है तो वो सडन प्रोवोकेशन ने कोज किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। तो इफ द ऑफेंडर डिप्राइव्ड ऑफ पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल, क्योंकि लो भी एज्यूम करके चलता है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो बाहर के सर्कमस्टांसेस से अफेक्ट होता है। तो अगर कोई ऐसा सर्कमस्टांस उसके साथ होता है जिससे वो अपनी सेल्फ कंट्रोल की पावर को लूज कर देता है, किस वजह से? कोई ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन उसको दिया गया है। वो वर्ड से हो सकता है, वो जेस्चर से हो सकता है, मैंने बताया वर्बल नॉन वर्बल, और उसी प्रोवोकेशन के कॉन्सिक्वेंस में ही कोजेज डेथ ऑफ द पर्सन हु गिव प्रोवोकेशन। उसने डेथ कोज कर दी किसकी? जिस पर्सन ने उसको प्रोवोकेशन दी है। माइंड इट, हु कोजेज, सॉरी, हु गिव द प्रोवोकेशन। अगर मान लो ए ने मुझे प्रोवोक किया और मैंने जो डेथ कोज की है वो उसकी वाइफ की है, उसके बेटे की है, उसे किसी के नियर एंड डियर वन की है, तो मैं इस डिफेंस में नहीं आती। यहाँ पे जो टर्म यूज हुई है वो ये है कि हु गेव द प्रोवोकेशन। उसकी अगर डेथ आपने कोज कर दी, किसने मुझे गाली दी और मैंने उस चीज से प्रोवोक होके सामने वाले की डेथ कोज कर दी, ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में आ जाएगा, आ सकता है। लेकिन अगर मैंने प्रोवोक होके उसको अफेक्ट करने के लिए उसके किसी रिलेटिव के चोट पहुंचाई और उससे उसकी डेथ कोज कर दी, तो ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के डिफेंस में नहीं आएगा। ठीक है? या फिर कोज इज डेथ ऑफ एनी अदर पर्सन बाय मिस्टेक और एक्सीडेंट। अगर मैंने इंटेंशनली उसके बेटे को मारा है, अगर मैंने इंटेंशनली उसकी वाइफ को मारा है, तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का डिफेंस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वर्ड ये है कि आपने डेथ उसकी कोज की है हु गेव प्रोवोकेशन टू यू। ठीक है? लेकिन सेकंड चीज क्या है कि अगर आपने डेथ कोज कर दी किसकी? किसी और की, उसके ब्रदर की, उसके सन की, उसकी वाइफ की। बट जो डेथ कोज की है वो ऐसा नहीं कि आपने सोच समझ के की थी, वो बाय मिस्टेक और बाय एक्सीडेंट हो जाती है। आपने क्या किया? आप प्रोवोक हुए, सामने वाले ने आपको अब्यूजिव वर्ड यूज किए और आप प्रोवोक हुए। प्रोवोक होने के बाद आपने कुछ फेंक के मारा, आपने टारगेट किया था उस पर्सन को, वो एकदम से नीचे बैठ जाता है, पीछे कोई दूसरा पर्सन है और बाय एक्सीडेंट या फिर बाय मिस्टेक कहिए उस पर्सन को वो हथियार लग जाता है और उससे उसकी डेथ हो जाती है। ये आपका डिफेंस में आ जाएगा।
ठीक है, लेकिन अपने टारगेट ही किसी दूसरे पर्सन को किया है ताकि ये पर्सन जो मुझे प्रोवोक कर रहा है ये आहत हो, इसको इफेक्ट पहुंचे, इसलिए मैं इसके बेटे को मार देता हूँ, इसलिए मैं इसके भाई को मार देता हूँ, वो इस डिफेंस में नहीं आएगा, इस एक्सेप्शन में फॉल नहीं करेगा। या तो आपने उसी पर्सन को मारा है जिसने प्रोवोकेशन दी है, या फिर बाय मिस्टेक और एक्सीडेंट किसी दूसरे पर्सन को मारा है, ऐसा नहीं आपने इंटेंशनली किसी दूसरे पर्सन की डेथ कोज की है, तो ये एक्सेप्शन 1 में फॉल कर जाएगा एंड इट विल रिजल्ट इनटू ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का डिफेंस। अब ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का मतलब ये है कि प्रोक्सिमिटी ऑफ टाइम, अगर ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस पे डिपेंड रहता है। फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस पे कैसे डिपेंड रहता है कि हो सकता है कोई सिचुएशन ऐसी हो जिसमें जो प्रोवोकेशन है वो कंटिन्यू करे सिर्फ 10 मिनट तक, और एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि सामने वाले ने जो एक्ट किया वो उस पर्सन को इफेक्ट करता है 10 दिन तक, ये भी हो सकता है। तो ये दोनों ही प्रोवोकेशन में आ सकते हैं, लेकिन इट विल डिपेंड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच एंड एवरी केस। ठीक है, किसी ने मुझे गाली दी है, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद मैं शांत हो जाती हूँ, उसके बाद मैंने 3 दिन बाद सोचा और मैंने प्लान किया, और प्लान करके फिर मैं उसका मर्डर करने पहुंचती हूँ, उसका मर्डर कर देती हूँ। दिस विल नॉट फॉल अंडर एक्सेप्शन 1 बिकॉज इट वॉज विदाउट, इट शुड बी विदाउट प्री मेडिटेशन। ऐसा कुछ सोच के आपके दिमाग में नहीं था, आप एकदम से प्रोवोक्ड हुए। ठीक है, उसने कोई ऐसा एक्ट किया जिसकी वजह से आप प्रोवोक हुए और आपने सडनली रिएक्ट किया। तो केएम नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र लैंडमार्क केस है सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन पे। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन को जब भी हम चेक करते हैं तो हम कैसे चेक करते हैं, हम इस तरह से चेक करते हैं कि उसी सोसाइटी में रहने वाला कोई बंदा जिसमें एक्यूज रह रहा था, उसमें एक रीजनेबल पर्सन रह रहा है, और अगर उसके साथ यही सेम एक्ट किया जाता तो क्या वो प्रोवोक होता, और प्रोवोक होता तो वो प्रोवोकेशन कितने टाइम तक की लास्टिंग रहती। ठीक है, अगर वो रीजनेबल पर्सन के दिमाग में भी ऐसा ही इंप्रेशन क्रिएट करती और इतने टाइम तक ही रहती तो ठीक है, फर्स्ट एक्सेप्शन का डिफेंस मिल जाएगा, जो लायबिलिटी है वो मर्डर में ना फॉल करके कल्पेबल होमिसाइड में फॉल कर जाएगी। लेकिन अगर वो प्रोवोकेशन इस हद तक प्रूव नहीं हो पाता कि इतने टाइम बाद तक ये प्रोवोकेशन रहा होगा, जैसे यहाँ पे अडल्ट्रस रिलेशनशिप का केस था, तो उसमें जनरली प्रोवोकेशन लॉन्ग लास्टिंग रहता है। ठीक है, 5 दिन तक, 10 दिन तक, 2 महीने तक, 4 महीने तक। तो बहुत सारे अडल्ट्रस रिलेशनशिप के जो केस होते हैं उनमें ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का डिफेंस मिलता है और लायबिलिटी कल्पेबल होमिसाइड तक आ जाती है। ठीक है, और ये भी जरूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में ही ये एक्ट हुआ हो, कि हस्बैंड को गुस्सा आया और फिर उसने वाइफ के या वाइफ के पैरामोर को या वाइफ को मार दिया, ऐसा भी जरूरी नहीं है। हो सकता है कि ऑलरेडी पर्सन एक रिलेशनशिप में है और फिर उसने अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को किसी और के साथ रिलेशनशिप में देखा, वहां पे भी इनसिक्योरिटी वाइज ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में फॉल कर सकता है, और वहां पे भी अगर कोई ऐसा मर्डर होता है तो डिफेंस मिल सकता है। क्लियर है, लेकिन ये कंप्लीट डिफेंस नहीं है, ये सिर्फ लायबिलिटी को रिड्यूस करता है, कहां से, मर्डर से कल्पेबल होमिसाइड में। ठीक है, आपने उस पर्सन की डेथ खोज की जिसने प्रोवोकेशन किया, या फिर बाय मिस्टेक और एक्सीडेंट किसी दूसरे पर्सन की डेथ खोज की, बाय इंटेंशन या नॉलेज अगर दूसरे पर्सन की डेथ खोज की है तो वो यहाँ पे डिफेंस में नहीं फॉल करेगा, एक्सेप्शन में नहीं आएगा। अब इस एक्सेप्शन के साथ कुछ प्रोवाइजो है, 3 प्रोवाइजो इसके साथ अटैच्ड है। पहला प्रोवाइजो क्या कहता है, जो प्रोवोकेशन जिसकी वजह से आपने सामने वाले का मर्डर किया, डेथ कोज की, that should not sought or voluntarily provoked by offender as an excuse for killing or doing harm to any person। यानी कि आपने सामने वाले को कोई हार्म पहुंचाना है, किसी पर्सन को मारना है, तो इस वजह से जानबूझ के आपने एक प्लेटफॉर्म सेट करना है कि आप जाके सामने वाले को किसी भी तरीके से इतना इरिटेट करो कि वो आपको गाली दे, वो आपके साथ मारपीट करे, और फिर आप प्रोवोकेशन का, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का डिफेंस लेके उसको मार सको। तो ऐसा कोई भी प्रोवोकेशन जो सेल्फ साउट होता है या फिर वॉलंटरली प्रोवोक्ड होता है, किस चीज के लिए, आप चाह रहे हो कि एक एक्सक्यूज मिल जाएगा इसकी किलिंग के लिए, या कोई दूसरा हार्म अपोज करना चाह रहे हो, उसके लिए अगर आपको एक्सक्यूज के तौर पे इस तरीके को आप अपना रहे हो और आप प्रोवोकेशन को वॉलंटरी सॉर्ट कर रहे हो, खुद के लिए खुद प्रोवोक करवा रहे हो, तो वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में काउंट नहीं होगा, ये मर्डर है, मर्डर में ही रहेगा, एक्सेप्शन 1 में फॉल नहीं करेगा। सेकेंड चीज, अगर मान लो कोई एक्ट ऐसा है जो इन ओबीडियंस टू लॉ किया जा रहा है, या फिर बाय पब्लिक सर्वेंट इन लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ हिज ड्यूटी एज पब्लिक सर्वेंट, कोई पुलिस ऑफिसर है और उसको, उसके पास आपके लिए अरेस्ट वारंट है, वो आता है और आपको अरेस्ट करने की कोशिश करता है, आप क्या कहते हैं कि मैं उसके एक्ट से प्रोवोक हो गया और मैंने उसको मार दिया,
तो ये भी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के डिफेंस में नहीं जाएगा, आप मर्डर के लिए लायबल रहेंगे, कल्पेबल होमिसाइड पे लायबिलिटी नहीं आएगी। तो जो प्रोवोकेशन है, इट शुड नॉट बी गिवन बाय एनीथिंग डन इन ओबीडियंस टू लॉ और बाय पब्लिक सर्वेंट इन लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ हिज ड्यूटी एज पब्लिक सर्वेंट। कोई ऑफिसर आता है आपके घर में, उसके पास सर्च वारंट है और आप उस चीज से प्रोवोक्ड हो जाते हो कि ये हमारे घर को सर्च कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में आप इतने प्रोवोक हो जाते हो कि आप उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देते हो और अल्टीमेटली उसकी डेथ कोज कर देते हो, तो दिस विल नॉट फॉल अंडर कल्पेबल होमिसाइड और एक्सेप्शन 1 टू मर्डर, ये मर्डर है और मर्डर में ही रहेगा। सेकंड चीज, थर्ड चीज, गिवन बाय एनीथिंग डन इन लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। आपने कुछ गलत किया किसी के साथ, ठीक है, अब उस सामने वाले के, आपने कोई ऑफेंस किया किसी के साथ, किसी के घर में चोरी करने घुस जाते हैं, किसी को किडनैप कर रहे हैं या फिर किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट डिफेंस पर्सन का भी रहता है, प्रॉपर्टी का भी रहता है, बहुत डिटेल में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर किसी पर्सन ने अपने प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करने के लिए कुछ किया, आप चोरी करने गए, उस पर्सन ने आपको मारा, ठीक है, क्यों, क्योंकि आप उसके घर में थेफ्ट कर रहे थे और वो आपको हार्म कोज कर सकता है इन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। और जैसे ही उसने आपको गाली दी या मारा तो आपने उसका मर्डर कोज कर दिया और आप कहते हैं कि मैं क्या हो गया, मैं प्रोवोक हो गया क्योंकि उसका जेस्चर इस तरीके का था, उसकी वर्डिंग्स इस तरीके की थी, तो ये भी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा प्रोवोकेशन जो लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में कोई कंडक्ट किया गया और आप कह रहे हैं ये मेरे को प्रोवोक कर रहा है, लेकिन सामने वाला क्या कर रहा था, अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा था, लॉफुल तरीके से कर रहा था, तो उसके किसी एक्ट से अगर आप प्रोवोक होते हैं तो वो प्रोवोकेशन एक्सेप्शन 1 वाला प्रोवोकेशन नहीं है, डिफेंस नहीं मिलेगा। क्लियर है, लायबिलिटी मर्डर पे ही रहेगी, कल्पेबल होमिसाइड पे नहीं आएगी। और एक लास्ट में एक एक्सप्लेनेशन अटैच्ड है, मैं ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ कि वेदर द प्रोवोकेशन इज ग्रेव एंड सडन, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, इसके लिए कोई स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं है, ये डिपेंड करेगा हर एक केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे। अब फॉर एग्जांपल एक अब्यूजिव लैंग्वेज है, वो एक वेल मैनर्ड सोसाइटी में इतनी प्रोवोकिंग हो सकती है कि उसके बदले कोई किसी का मर्डर कर दे, लेकिन एक इलिटरेट सी सोसाइटी है जहां पे बहुत कम पढ़े लिखे या इनसेंसिटिव लोग रहते हैं, वहां पे हो सकता है कि वो अब्यूज है, वो बिल्कुल भी माइंड को इफेक्ट नहीं कर रही है, तो उस केस में अगर वहां पे मर्डर होता है तो हम कह सकते हैं कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं था। लेकिन एक बहुत लिटरेट और वेल एजुकेटेड वेल मैनर्ड सोसाइटी में वही सेम लैंग्वेज ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में काउंट हो सकती है। तो इट विल डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। और केम नानावटी केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर भी किया कि उसी सोसाइटी में उसी डेजिग्नेशन के पर्सन को रख के हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट करते हैं कि इससे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हुआ है नहीं हुआ, फिर सेम फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में जो प्रोवोकेशन जितने टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग था, क्या ये इतने लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद तो ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है। इसमें क्या होता है कि मर्डर से लायबिलिटी कल्पेबल होमिसाइड पे आ जाएगी, कब आ जाएगी, जब ऑफेंडर अपनी सेल्फ कंट्रोल की पावर को लूज कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि उसको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हुआ और उसके एवज में उसने डेथ कोज कर दी, किसकी, जिसने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया है, या फिर बाय मिस्टेक और एक्सीडेंट किसी दूसरे पर्सन की, बाय इंटेंशन और नॉलेज नहीं, बाय मिस्टेक और एक्सीडेंट, ठीक है। फिर उसके साथ ये 3 प्रोवाइजो टेस्ट हैं कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में क्या क्या काउंट नहीं होगा। अगर कोई वॉलेंटरली सोट किया गया है, वॉलेंटरली प्रोवोकेशन किया गया है, क्यों, ताकि वो एक एक्सक्यूज के तौर पे यूज करके मैं सामने वाले को मार सकूं, तो वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा। सेकेंडली, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है जो लॉ को ओबे कर रहा है, अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा है, उसके किसी कंडक्ट से आप प्रोवोक होकर मर्डर कोज करते हैं तो भी वो मर्डर में ही रहेगा, डिफेंस नहीं मिलेगा। और थर्ड चीज, कोई भी पर्सन जो अपना लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज कर रहा है, उसके एक्ट से आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो प्रोवोक्ड हो गया और मैंने उसका मर्डर कोज कर दिया। क्लियर है, तो ये आपका फर्स्ट डिफेंस है। याद रखने की बात यही है कि ये लायबिलिटी को जीरो नहीं करता, ये लायबिलिटी को मर्डर से कल्पेबल होमिसाइड पे लाता है, जस्ट इट इज। फिर आते हैं सेकंड एक्सेप्शन पे। सेकंड एक्सेप्शन डील करता है एक्सीडिंग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। हमने पढ़ा था कि प्राइवेट डिफेंस क्या होता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब मिलता है, ये सारा कुछ हमने कंप्लीट चैप्टर पढ़ा था जनरल एक्सेप्शन का, जिसका एक पार्ट टोटली इस पे ओरिएंटेड था, जिसमें हमने पढ़ा कि प्राइवेट डिफेंस पर्सन का भी हो सकता है, प्राइवेट डिफेंस प्रॉपर्टी का भी हो सकता है। और प्राइवेट डिफेंस हमने ये भी देखा कि दोनों ही केस में इस एक्सटेंट तक भी हो सकता है कि सामने वाला उसका मर्डर कोज कर दे, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिनमें आप बाकी सब कुछ कर सकते हो, कोई और हार्म कर सकते हो जो रिक्वायर्ड है, लेकिन डेथ कोज नहीं कर सकते,
ठीक है, ये सारा कुछ हमने किया था। और योगेंद्र मुरारजी का केस भी हमने पढ़ा, जिसमें कहा गया था कि हालांकि बहुत गोल्डन मेजरमेंट्स में, गोल्डन स्केल्स पे हम मेजर नहीं कर सकते कि कहाँ पे कितना प्राइवेट डिफेंस रिक्वायर्ड है, स्लाइट वेरिएशंस हो सकती हैं कि मेरे पास डिफेंस इतना ही था कि मैं उसको एक डंडा मारूं, लेकिन फिर भी मैंने 2 मार दिए, क्योंकि इंसान के अंदर इनसिक्योरिटी, एक फियर एलिमेंट तब भी प्रेजेंट रहता है जब वो अपने प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज कर रहा है। तो वो बहुत ज्यादा ऐसे मतलब स्टैंडर्ड डिसीजन नहीं ले सकता। ठीक है, तो उस केस में स्लाइट जो वेरिएशन है वो अलाउड है, लेकिन अगर वेरिएशन ऐसा है कि आपके पास पावर थी सिर्फ हार्म कोज करने की और आपने मर्डर कोज कर दिया, वहां पे डिफेंस नहीं मिलता, कंप्लीट डिफेंस नहीं मिलता। तो सेकंड जो एक्सेप्शन है मर्डर से अटैच्ड है, वो इसी चीज के रिगार्डिंग है। ये कहता है एक्सीडिंग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। एक पर्सन है जो अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, तो ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा कि कितना प्राइवेट डिफेंस उसको एक्सरसाइज करना है। और ये भी हमने पढ़ा था कि हमने रिवेंज के तौर पे प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज नहीं करना, हमने रेमेडी के तौर पे एक्सरसाइज करना है। जैसे ही डेंजर खत्म हो जाता है, जिस डेंजर की वजह से हम प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे ही वो खत्म हो जाता है, वहीं पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ओवर हो जाता है। इंटेंसिटी क्या रहेगी, जो एक्ट हम कोज कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि सामने वाला एक्ट कितना डेंजरस है। ठीक है, उसके हिसाब से ये डिसाइड होता है कि कहां तक आप प्राइवेट डिफेंस में जा सकते हैं। तो अगर मान लो किसी के पास प्राइवेट डिफेंस था सिर्फ ग्रीवियस हर्ट कोज करने तक का, लेकिन वो क्या करता है, वो मर्डर कोज कर देता है। ठीक है, तो ये जो मर्डर है, ये कंप्लीट मर्डर ना होके किसमें फॉल कर जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड में कर जाएगा, बाय वर्च्यू ऑफ एक्सेप्शन 2। लेकिन जो एक्ट आपने किया है, जो प्राइवेट डिफेंस को जो एक्सीड किया है, जो आपके पास ग्रीवियस हर्ट तक का राइट था, या फिर बाकी कोई भी हार्म कोज करने का राइट था लेकिन डेथ कोज करने का नहीं था, फिर भी डेथ कोज कर दी, ठीक है, तो उस केस में आपको साथ में ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि इट वाज डन विदाउट प्रीमेडिटेशन। मेरी कोई पहले से प्लानिंग नहीं थी कि मैंने मर्डर कोज करना है, एकदम से मेरे पास इमिनेंटली डेंजरस कुछ चीज आई है और जिसके रिस्पॉन्स में मैं रेशनल डिसीजन नहीं ले पाया और मेरा प्राइवेट डिफेंस का राइट मैंने एक्सीड कर दिया। ठीक है, उस केस में क्या रहेगा, आपकी जो लाइबिलिटी है वो मर्डर पे ना रह के कल्पेबल होमिसाइड पे आ जाएगी। ये एलिमेंट जरूरी है प्रूव करना कि इट वाज डन विदाउट प्रीमेडिटेशन। अगर आप पहले से तैयार होके गए हैं, एक नॉर्मल किसी जगह पे आप जा रहे हैं लेकिन आप साथ में पिस्टल लेके जा रहे हैं, जबकि आपका कोई खतरे का एलिमेंट वहां पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्या माना जाएगा, एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। हमने पढ़ा था योगेंद्र मुरारजी का केस, जिसमें क्या हुआ था कि उसके पास एक जी वैगन कार भी होती है, शायद जी वैगन है, पता नहीं कौन सी है, एक कार भी होती है जो काफी स्ट्रॉन्ग कार है, और उस पे जो लेबरर्स थी जिनका वो पेमेंट नहीं कर रहा था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पत्थर फेंकने शुरू किए, ठीक है, और उसने क्या किया, उसने गाड़ी में से हाथ निकाला और उनमें से किसी को शूट कर दिया। तो यहाँ पे क्या शूटिंग रिक्वायर्ड थी, अगर वो पहले हवा में फायर करता तो हो सकता है वो वहीं पे जो डेंजर था वो टल जाता, या फिर उसकी कार इतनी स्ट्रॉन्ग थी और वो भगा भी सकता था, जबकि लेबरर्स उसके थे जब वो पैदल थे। ठीक है, तो ये जरूरी भी नहीं था कि उसको वापस मतलब कोई भी हार्म कोज करने की जरूरत थी, वो इतना भी कर सकता था कि थोड़ा सा अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट कर लेता, लेकिन उसने क्या किया, उसने पिस्टल से किसी को शूट कर दिया। तो ठीक है, उसके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस था, अगर दे वर पेल्टिंग द स्टोन्स ऑन हिज कार तो उसके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस था, लेकिन क्या मर्डर कोज करने का था, नहीं। तो वो एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हो गया, उस पर मर्डर के चार्ज लगे, बट उसका डिफेंस मिल गया कौन सा, 2 का, क्योंकि इट वाज डन विदाउट प्रीमेडिटेशन एंड सोल, सारे इंग्रेडिएंट प्रूव करके ये फॉल किया कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में। ठीक है, दूसरा, विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ डूइंग मोर हार्म देन इज नेसेसरी। आपकी ऐसी कोई इंटेंशन थी नहीं कि आप ज्यादा हार्म कोज करना चाह रहे थे, लेकिन सिचुएशन ये थी कि आप रेशनल डिसीजन नहीं ले पाए, आपको पता, बाद में सोचने पे आपको पता है कि ग्रीवियस हर्ट तक का डिफेंस था या फिर सिंपल हर्ट का डिफेंस था, बट आपने मर्डर कोज कर दिया। ठीक है, तो उस केस में एक्सेप्शन 2 का डिफेंस मिलता है। आपकी लायबिलिटी जीरो तो नहीं होती, जीरो तब होती जब आपने विद इन द स्केल्स प्राइवेट डिफेंस यूज किया होता, लेकिन यहाँ पे मर्डर से लायबिलिटी कहाँ पे आ जाएगी, कल्पेबल होमिसाइड में आ जाएगी। इससे आगे के 3 एक्सेप्शन है वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ये फर्स्ट और सेकंड है मर्डर से कल्पेबल होमिसाइड पे आने के लिए। थैंक यू।